हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में 1 और 2 नंबर वाले सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको करवा देंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए और रिपीट भी हुए। इस बात की गारंटी, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो 23 फरवरी को आपका इन्हीं में से क्वेश्चंस फंसेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको सारे 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा देंगे। टोटल 55 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 55 प्लस प्रश्न आपको करवा जाएंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया और लगातार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रेला, बेलेसनेरिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये जलीय परागण करने वाले पौधे, हाइड्रेला और बेलेसनेरिया, याद रखिएगा। इसके बाद है, कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। अब इसमें ये नहीं कहा है कि 1 लिखिए या 2 लिखिए, ठीक है, 2 ही पूछेंगे कि कीट परागित पौधों के किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 2 ही पूछेगा, तो आपको 2 लिखना है। फिलहाल हमने 3 लिख दिए, आपको तीनों याद कर लेने हैं। ठीक है, पहला है साल्विया और बोगनविलिया, डाइंथस। ठीक है, 3 है ये कीट परागित पौधों के नाम। याद रखिएगा, साल्विया, बोगनविलिया और डाइंथस। थोड़े नाम टेढ़े मेढ़े हैं, फिर भी याद कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? साल्विया। ये है बोगनविलिया और ये है डाइंथस। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि निम्न में से आभासी फल है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना हो कि कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये एमसीक्यू में बन जाता है। अगर एमसीक्यू में नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आभासी फल क्या होता है? आभासी फल को हम लोग मिथ्या फल भी कहते हैं, झूठा फल भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 आभासी फलों के नाम लिखने, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी भी होता है। ठीक है, कॉमन याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है। सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये क्या होते हैं? आभासी फल होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आसंग अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन क्या है? तो बिना निषेचन के ही बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे धतूरा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। तो ये 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछी जाएगी कि अनिषेक जनन क्या होता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प दल का कार्य क्या है? ठीक है, तो पुष्प दल का कार्य क्या है? 2 कार्य हैं इनके। इसके मुख्य 2 कार्य, कीट को परागित के लिए आकर्षित करना और कलिकावस्था में जनन अंग की रक्षा करना। तो 2 कार्य होते हैं पुष्प दल के। पहला, कीट परागित को आकर्षित करना, उसके बाद कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। ठीक है, ये दोनों कार्य आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अनिषेक फलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाएगा, अनिषेक फलन। ठीक है, तो अनिषेक फलन, आ मतलब निषेक, अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नाम में ही निकल रहा है परिभाषा, अनिषेक फलन। निषेक, निषेक मतलब बिना निषेचन फल के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो इसी टाइप से आपको लिख देना, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ली जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, भ्रषण के 2 कार्य लिखिए। तो भ्रषण के 2 कार्य, एक पहला कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, उसके बाद शुक्राणु का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण और शुक्राणु का निर्माण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
8 लीडिंग कोशिका के कार्य लिखिए। तो लीडिंग कोशिका के कार्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वृषण स्थित लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स प्रमुखतः टेस्टोस्टेरोन स्रावण करती हैं। यह हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास व शुक्राणु निर्माण में सहायक है। ठीक है, ये क्या है, लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। बाकी 1-2 नंबर वाले तो हम क्वेश्चन आपको सारे इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। एक प्लेलिस्ट हमने बायो की बना दी है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी। संपूर्ण बुक से महत्वपूर्ण टिप्पणियां 25+ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी हमने करवा दी है, महत्वपूर्ण अंतर वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और आपके MCQ कंप्लीट करवा दी, और भी क्वेश्चन हमने उसमें इंक्लूड किए। तो वो जो प्लेलिस्ट है बायो की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। उसमें आपको आधे से ज्यादा नंबर कंप्लीट करवा देगी वो प्लेलिस्ट, क्योंकि उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी बना था, सिर्फ पूछा गया था कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन MCQ में भी 2025 में बना और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, स्त्रियों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। इसके बाद लिखा है कि निषेचन कला का कार्य क्या है। तो निषेचन कला का अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता है। ये होता है निषेचन कला का कार्य, मतलब कोई दूसरा शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, नहीं करने देती है, ये है निषेचन कला का कार्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में 2 बार बना था, एक में खाली MCQ में पूछ लेते कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो आपको बता देना फैलोपियन नलिका में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अंडाशय के कार्य लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो आपसे वृषण के कार्य पूछ लेगा या तो अंडाशय के कार्य, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अंडाशय के कार्य क्या है, सबसे पहला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण और अंडाणु का निर्माण, और वृषण में क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण और शुक्राणु का निर्माण। तो दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अगर अंडाशय पूछ ले तो प्रोजेस्टेरॉन और अंडाणु का निर्माण, अगर वृषण पूछ ले, वृषण के कार्य पूछ ले, तो याद रखिएगा वृषण का जो कार्य होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण और शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है, सबसे पहले पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, ये होती हैं परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। ठीक है, और जो वैसेक्टोमी होता है वो पुरुष से संबंधित होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है महिलाओं से संबंधित होता है। और ये क्वेश्चन आपका MCQ में पूछा गया था कि वैसेक्टोमी संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन MCQ में। और इस साल 2025 में पूछा गया था कि वैसेक्टोमी किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये किससे संबंधित है, पुरुष से संबंधित, और ट्यूबेक्टोमी महिला से संबंधित। तो ये याद रखिए, MCQ में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, MTP और IVF ART का पूरा नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, और फुल फॉर्म की वीडियो हमने कल डाल दी है। कल हमने सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको करवा दी है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं तो डायरेक्ट चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। कल ही वीडियो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की डाली, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ने करवा दी। ठीक है, तो MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा MTP का फुल नेम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, IVF का फुल नेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ART का फुल नेम असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि फुल फॉर्म इंग्लिश में ही लिखें, तो फुल फॉर्म आप इंग्लिश में ही लिखिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, इस इंग्लिश में लिखेंगे तब भी आपको फुल नेम फुल नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में ही लिख दीजिए, वरना तो अगर आपकी मर्जी हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश में भी लिख देंगे तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षण का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों
किन्हीं दो लक्षण के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपरीत लक्षण का चयन किया। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है या एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया। तो 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि किन्हीं दो के नाम लिखिए, तो आपको सातों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, हमने इसमें 4 लिखे हैं, 3 और होते हैं, अभी हम आपको बता देंगे। सबसे पहला बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। ठीक है, फली का रंग, फली का आकार, ये भी होता है। ठीक है, तो 7 आपको याद होने चाहिए। और एक होता है पौधे की ऊंचाई। तो ये 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। आप नोट कर लीजिए, सातों के नाम भी पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो सातों आपको याद होने, 4 तो लिख दिए, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, पौधे की ऊंचाई, फली का रंग, फली का आकार। ठीक है, ये 7 पौधों का लक्षण चयन किया था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर से एक बार बोल दे रहा। पहला पौधे की ऊंचाई, दूसरा बीज का रंग, तीसरा बीज का आकार, चौथा बीज का रंग पुष्प का रंग, पांचवा पुष्प की स्थिति, छठा फली का आकार और सातवां फली का रंग। तो ये 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। बाकी अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इस बात की गारंटी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके 23 फरवरी को इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो इन 755 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, जिन्हें आपको सब तैयार कर लेना है। ठीक है, और कल हमने जो फुल फॉर्म डाली थी इंपॉर्टेंट, उसे भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा समयुग्मकी मतलब XX होना चाहिए और तथा विषम युग्मकी XY नर में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, नर विषम युग्मकी गुणसूत्र XY उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तभी मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अब लिंग निर्धारण ये भी पूछ लिया जाता है कि संतान में लिंग निर्धारण होता है, किसके गुणसूत्र से होता है? तो संतान में लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि संतान में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे मादा में पाए जाते हैं XX और नर में पाए जाते हैं XY। ठीक है, अब जब इनके बीच निषेचन करवाया जाता है तो इनका एक गुणसूत्र और इनका एक गुणसूत्र मिलके क्या बनाते हैं? XX। तो यहाँ पर क्या हुआ? मादा शिशु का जन्म हुआ। फिर से एक इनका X और इनका एक Y मिल गया, तो यहाँ पर XY हो गया। तो यहाँ पर नर शिशु का जन्म हुआ। ठीक है, तो मैटर किस पे करता है? पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो संतान में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसे पूछ लेता है, या तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की संख्या लिखिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें पूछा है कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम में जो होता है वो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? 2n+1। एक गुणसूत्र जो होता है वो बढ़ जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 2n-1, क्योंकि एक गुणसूत्र जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए जो 46 होते हैं तो उसकी जगह ये क्या हो जाता है? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम में जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो जो चेहरा होता है वो मांगलों के समान होता है, जीभ मोटी होती है, आंखें जो होती है तिरछी होती है, मस्तिष्क अल्प विकसित तथा कद छोटा होता है, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम या मांगुली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इसे ये कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें भी कद छोटा तथा मंद बुद्धि होता है। ठीक है, इस प्रकार के रोग को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाता है गुणसूत्र, और इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई, 2 नंबर में ये क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। ठीक है, तो आप लिख देना 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो ये तो आप लिख ही लेंगे, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पर इससे ज्यादा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है डीएनए तथा आरएनए में शर्करा, डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर? तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है और आरएनए में राइबो शर्करा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। तो आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं, सबसे पहला है एक कूटान दूसरे कूटान से नहीं टकराता, ये पहली विशेषता है। इसके बाद दूसरा है एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटान हो सकते हैं। ठीक है, तो दो विशेषताएं पूछी, दो विशेषताएं आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो दो अवशेषी अंग का नाम लिखना है। पहला है निमेशक पटल और शरीर के बाल। ये क्या है? दो अवशेषी अंग हैं। ठीक है, निमेशक पटल और शरीर के बाल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी 2026 में ये पूछा जाएगा। तो परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखना है। पहला हाथी पांव मादा क्ल्यूसिस मच्छर, दूसरा है मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है, तो ये दो रोगों के नाम लिखना था, दो आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद है 22, मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। तो सबसे पहला डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। ठीक है, ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना, अगर दो पूछा जाए तो दो पूछे, चार अगर पूछे जाए तो 4 लिख दीजिएगा। तो डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। ठीक है, ये क्या है? मनुष्य में विषाणु जनित रोग होते हैं। इसके बाद है इंटरफेरॉन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था। इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को रोकती है। मतलब जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये क्या करता है? इंटरफेरॉन विषाणु को क्या करता है? संक्रमित होने से रोकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कार्य पूछ ली जाए कि इंटरफेरॉन का क्या कार्य क्या है, तो लिख देना आपको, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तब ये विषाणु को संक्रमित होने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, सिरका का उत्पादन किस जीवाणु के उपयोग से होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटो से। ठीक है, कौन सा जीवाणु? एसिटोबैक्टर एसिटो से। इसके बाद है 26, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या खाली फ्लेमिंग ने भी ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको खाली फ्लेमिंग दिख जाए तब भी आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है 27, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो नॉनस्टॉक, एनाबीना और राइजोबियम। ठीक है, 3 लिख दिए, आपको याद रखना है तीनों। 2 पूछे गए तो 2 ही आपको लिखना है, नॉनस्टॉक, एनाबीना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल याद आपको तीनों रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, बायोगैस क्या है?
तो बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण, ठीक है, विभिन्न गैस इसमें पाई जाती हैं, CO2, मीथेन, इसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, पर इसमें सबसे अधिक जो मिश्रण गैस का होता है वो होता है मीथेन का, ठीक है, CH4 मीथेन गैस इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद लिखा जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है, इसका प्रमुख घटक है मीथेन। अभी हमने आपको बताया था इसका जो प्रमुख घटक है वो मीथेन, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, उसके बाद CO2 पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे और जो मीथेन पाई जाती है वो 55 से 65% मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो CO2 होती है वो 20 से 30% पाई जाती है, ठीक है। बाकी जैसे H2 है, N2 है, NH3 है, ये गैसें पाई जाती हैं, पर सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु के खंड को तोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, DNA अणु के खंड को तोड़ता है, ठीक है। इसे ही हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा आणविक कैंची, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि DNA खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो लाइगेज, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई एक आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, ठीक है। DNA अणु के खंड को कौन तोड़ता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। उसके बाद DNA खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो लाइगेज। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद है आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम, तो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, ठीक है। इसके बाद है 32, वीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। इसके बाद है बायोस्पेस, बायोस्फीयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बायोस्फीयर, या तो इस पर टिप्पणी भी पूछ ली जाती है कि बायोस्फीयर पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सजीव निवास करते हैं या स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान होता है, ठीक है। तो बायोस्फीयर में आप एक नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है, 1 या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिख देना। इसके बाद है 34, चार घातांकी वृद्धि के लिए समीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समीकरण पूछ ली जाती है, ठीक है। तो डी एन अपॉन में dt इज इक्वल टू आर एन। अब आर जहां यहाँ पर आपको लिख लेना, जहां एन जो है वो समष्टि घनत्व है, आर जो है वो प्रकृति वृद्धि की दर है, और टी जो है वो समय है, ठीक है। तो ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद है पारीतंत्र, पारीतंत्र किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच के संबंध को बताता है, उसे पारीतंत्र कहते हैं। सरल भाषा में समझिए कि जैविक तथा अजैविक घटक के बीच का संबंध जो बताता है उसे पारीतंत्र कहते हैं। पारीतंत्र का शब्द सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने सन 1935 में किया था, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता से 2025 में एक सेट में 17 नंबर का क्वेश्चन बना था, एक सेट में पूछा गया कि जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए 2 नंबर में। उसके बाद परिभाषा पूछ ली कि जैव विविधता क्या है, इसी टाइप से, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग में भी क्वेश्चन बना था, 3 नंबर में भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो जैव विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जैव विविधता से ही 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 8 से 9 नंबर तो कंप्लीट है, क्योंकि जैव विविधता सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, पारीतंत्र के कारण जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना अगर एक नंबर में पूछी जाए, ठीक है। अब पूछा गया कि जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए, ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है,
हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया और इस साल भी 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला आवासी की हानि। ठीक है, उसके बाद प्रजातियों का अति दोहन, ये क्या है, क्षति के कारण। ठीक है, तो जैव विविधता के क्षति के कारण 100% पूछा ही जाएगा और ये क्वेश्चन 23 फरवरी को बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद है संकटग्रस्त जातियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है? वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। मतलब वे जातियां जो भविष्य में आने वाले समय में वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। विलुप्त होने के जो कगार पे हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, जैसे डूडो पक्षी, कस्तूरी हिरन आदि। ठीक है, ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, अब अगला है तप्त स्थल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तप्त स्थल को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तप्त स्थल को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तप्त स्थल क्या होता है? तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ की प्रजातियां संकट में होती हैं, उन्हें तप्त स्थल कहते हैं। सरल भाषा में समझिए कि जो तप्त स्थल होता है उसमें उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ की जो जातियां होती हैं, प्रजातियां वहां पे जो संकट में होती हैं, उन्हें ही हम लोग तप्त स्थल कहते हैं, जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये क्या है, तप्त स्थल के उदाहरण। और ये क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है कि तप्त स्थल के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि किन्हीं 2 तप्त स्थल के नाम लिखिए या किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या है, तप्त स्थल के उदाहरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। हमने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से आपको पूछा भी जाएगा। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। रेड डेटा बुक क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी को बद्ध किया गया है। ठीक है, इसके बाद IUCN का फुल नेम। तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट। बाकी हमने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म करवा दी हैं, वो फुल फॉर्म की वीडियो आपको जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपके 2 से 3 नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए फुल फॉर्म वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताई हैं जिन्हें आपको तैयार कर लें। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लगेगा उन फुल फॉर्म को तैयार करने में, और 6 मिनट की वीडियो। ठीक है, जाकर वो सारी फुल फॉर्म देख लीजिए, याद कर लीजिए, 2 से 3 नंबर आपके फुल फॉर्म कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति जनक का नाम लिखिए। तो हरित क्रांति जनक का नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद है 45। पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। तो पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम पूछा गया, तो हमने 2 भी लिख दिए, तो आपको दोनों याद रखना है, 2 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जीवाणु और कवक। ठीक है, ये क्या है, पारितंत्र के अपघटक के नाम। तो दोनों याद रखना आपको, जीवाणु और कवक। इसके बाद है 46। किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। ठीक है, तो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखना है। सबसे पहला फसल की खेती, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है मत्स्यालय। ठीक है, मत्स्यालय मतलब एक्वेरियम। तो ये क्या है, कृत्रिम पारितंत्र के नाम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। द्विकुंडलित DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया। कब दिया? 1953 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि DNA की द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया और कब दिया। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1993 में वॉटसन एवं क्रिक ने दिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग वॉटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है,
और याद रखिएगा इस पर डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन बना था कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। या 2 नंबर में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी हम आपको संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण चित्र भी बता देंगे। वो वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आपको जरूर से जरूर देख लेना। उसमें हम आपको जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछेगा डायग्राम, वही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको शाम को 7 बजे देख लेना है। इसके बाद है 48, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो कौन सा है? मीरा विसलस जलापा, ठीक है। ये क्या करता है? अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मीरा विसलस जलापा, ठीक है। इसके बाद है 49, किसी भी समष्टि के 2 गुण लिखिए, या समष्टि के 2 गुण लिखिए, किसी भी कोई, ठीक है। समष्टि के 2 गुण लिखिए। तो जनसंख्या, घनत्व, मृत्यु दर, जन्म दर, ये 3 है। आपको कोई 2 पूछेगा तो 2 ही लिखिएगा। तो याद ये तीनों ही रखना आपको, जनसंख्या, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है। ये क्या है? समष्टि के गुण है। और इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन भी 2025 में बना था कि निम्न में से समष्टि का गुण है, ठीक है। तो उसमें मृत्यु दर वाला ऑप्शन राइट था, ठीक है। तो इस टाइप से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, स्टेम कोशिकाओं का कार्य बताइए। तो स्टेम जो कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य होता है कोशिकाओं की मरम्मत करना। इसके बाद है 51, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलंग रोगों के नाम लिखिए। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता। वर्णांधता में क्या है? कलर की पहचान नहीं होती, रंगों की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है। और ये दोनों लक्षण क्या है? लिंग सहलंग रोग है, ठीक है। इसके बाद है 52, ZIFT और GIFT का फुल नेम क्या है? तो ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और GIFT का गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये दोनों ही फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, ZIFT का फुल नेम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और GIFT का फुल नेम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दोनों ही सेम है, बस आपको जेड से जाइगोट लिख देना, जी से गैमेट, बाकी ये तीनों सेम, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपके 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन बने। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना 100%। 23 फरवरी को इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फुल फॉर्म भी 1 और 2 नंबर में ही पूछी जाती। तो कल हमने फुल फॉर्म की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी देख लीजिएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।